हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मौसम और जलवायु, क्योंकि चैप्टर भी हमारा यही है, मौसम और जलवायु। उसके अंतर्गत जो है मौसम जलवायु के विषय में जो है विस्तार पूर्वक हम जानेंगे कि आखिर मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु क्या होती है। तो ये जानना आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा। आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, तभी जान पाइएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है। ठीक है, तो ये बात आपसे छुपा नहीं है, आपको ये बात समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है मौसम। देखिए, मौसम क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि मौसम के अंतर्गत जो है तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हो सकते हैं। ठीक है, तो तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हैं, और ये एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते ही रहते हैं। यानी एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती ही रहती है। और ये तत्व पवन की दिशा एवं जो है गति या सूर्यताप की मात्रा और मेघाच्छादकता तथा वर्षण की मात्रा आदि जो है वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। इन वायुमंडलीय तत्वों को ही मौसम और जलवायु का अवयव कहा जा सकता है। यानी बहुत में इंपॉर्टेंट बात आया है यहाँ पर कि जो है गति, सूर्यताप की मेघाच्छादकता और वर्षण की मात्रा वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है, और इन वायुमंडलीय तत्वों को ही मौसम और जलवायु का अवयव कहा जा सकता है। इन अवयवों की भिन्न भिन्न स्थानों और समय पर जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। यानी इन अवयवों का जो है विभिन्न विभिन्न स्थानों और समय पर जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है, और यह प्रभाव एक सीमित क्षेत्र या छोटी अवधि के लिए हो सकता है। हम प्राय इस प्रभाव को मौसम के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे धूप वाला गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान आदि का मौसम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धूप वाला गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान आदि का ये सब मौसम हो सकते हैं। इनमें से मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करती ही करती है। यानी देखा जाए तो मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करेगा ही करेगा, जो किसी स्थान और समय के विशेष में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। अंततः किसी स्थान तक छोटी अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान का मौसम कहलाता है। तो आप मौसम समझ गए होंगे क्या होता है। किसी स्थान का छोटा अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान का मौसम कहलाता है। और एक ही समय में निकट स्थित दो स्थानों पर अलग अलग मौसम हो सकता है। यानी एक ही समय में निकट स्थित दो स्थानों में अलग अलग मौसम होना स्वाभाविक है। आपने देखा भी होगा, इसको ऑब्जर्व भी किया होगा अपने डेली टू लाइफ में, कि एक क्षेत्र में बारिश हो रहा होता है और एक क्षेत्र में धूप निकला हुआ होता है। तो हो गया ना दो कंडीशन, और ये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको आसपास ही ऐसा कंडीशन देखने को मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मौसम का पूर्व अनुमान। तो सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि मौसम का पूर्व अनुमान। देखिए, मौसम का पूर्व अनुमान के कारण आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। कहते हैं आज समय रहते ही हर चीज़ के बचाव के लिए जो है मौसम का पूर्व अनुमान के कारण ही जो है इंसान सशक्त हो जाता है, और उन जो दुर्घटनाएं होने वाले होते हैं, जो प्रॉब्लम आने वाले होते हैं, उससे पहले ही वो जो है अपना पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये सब किस कारण हुआ? मौसम का पूर्व अनुमान के कारण ही हुआ। तो देखिए, मौसम का पूर्व अनुमान के अंतर्गत क्या है। कहते हैं आने वाले मौसम की किसी विधि द्वारा पहले से जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है। उदाहरण के लिए, आप किसी दिन लंबी यात्रा जो है पैदल यात्रा कर जाने की योजना बनाते हो, परंतु आपको यह मालूम नहीं है कि उस दिन वर्षा होगी अथवा नहीं। तो आपको पहले से ज्ञात हो जाए कि उस दिन वर्षा नहीं होगी, तो आप निश्चय होकर अपनी योजना को जो है कार्य रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार किसान हो, नाविक हो, वायुयान चालक हो, पर्यटक हो, और अन्य बहुत से लोग अपने हित के लिए पहले से ही जानने की रुचि लेते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात यहाँ पर रखता है। इसलिए समाचार पत्र में जो है मौसम का विवरण, मौसम का पूर्वानुमान और इस जानकारी को दर्शाने वाला मानचित्र जो है योजना रोजाना छापे जाते हैं।
मौसम उपग्रहों की मदद से अब मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी अधिक विश्वसनीय मिल रही है। दूरदर्शन पर मौसम की दशाओं की जानकारी रोज दी जा रही है और जब कभी चक्रवात या खतरनाक मौसम के आने की संभावना होती है तो रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्रों द्वारा चेतावनी दे दी जाती है, जिससे लोग मौसम के खतरों से अपनी जान और माल की रक्षा कर लेते हैं। तो मौसम का पूर्व अनुमान होना कई मायने बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे जो है हम कई खतरों से भी बच सकते हैं। मौसम कार्यालय सारे देश में फैली अपनी अनेक जो है वेधशालाओं द्वारा तापमान, पवन, मेघाच्छन्न, वर्षा और अन्य वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और इसी प्रकार की जानकारी गहरे समुद्र में चलने वाली जल योजनाओं से भी प्राप्त होती है और इन आंकड़ों का विश्लेषण एवं अध्ययन द्वारा अगले 48 घंटे या एक सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी भी दी जाती है। और यह जानकारी यूनाइटेड किंगडम जैसे देश जहां मौसम परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है और इससे जो है जान माल की रक्षा भी किया जा सकता है। अगर हमें इसकी जानकारी न रहे तो हम बहुत ही मुसीबत में फंस सकते हैं। उसके पश्चात है ऋतु। आप जानते हैं कि वायुमंडल दशाओं में विभिन्नताओं के अनुसार वर्ष को कई ऋतुओं में बांटा जा सकता है, यानी एक वर्ष के कई ऋतुओं में बांटा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर भारत में देखा जाए तो इसमें 6 ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। ऐसा भारत में ही 6 ऋतुएं पाई जाती है, बाकी देशों में ऐसा नहीं है, तभी तो भारत को विभिन्नताओं वाला देश कहा जाता है। ऋतु वर्ष की वह विशिष्ट अवधि है जिसमें मौसम की दशाएं लगभग सामान्य रहती है। ऋतु को बदलने के साथ मौसम दशाएं भी बदल जाती है। अंततः ऋतु वर्ष की वह लंबी अवधि है जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती है और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रति वर्ष ऋतुओं का एक सामान्य चक्र दोहराया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है, जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती है और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रति वर्ष ऋतुओं का एक सामान्य चक्र दोहराया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 3 माह की अवधि की और 4 ऋतु मानी गई है। यानी देखा जाए शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 3 माह की अवधि को जो है 4 ऋतुओं में बांटा गया है। इसके नाम है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शीत ऋतु। यानी 4 मौसम में इसको बदला गया है। कहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। हमारे देश में 3 प्रमुख ऋतु होते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 4 प्रमुख ऋतु मानी गई है। इनके नाम है शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक और आगे बढ़ते मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु कह सकते हो जून से सितंबर तक, और पीछे हटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। लेकिन उत्तर भारत में परंपरागत 6 ऋतु मानी जाती है। देखिए भारत कितना विभिन्नताओं वाला देश है कि उत्तर भारत में परंपरागत 6 ऋतु मानी जाती है। इसके नाम है बसंत ऋतु, जो कि चैत, बैसाख या मार्च अप्रैल के दिनों माने जाते हैं। उसके पश्चात है ग्रीष्म ऋतु, जो ज्येष्ठ, आषाढ़ या मई, जून से माने जाते हैं। उसके पश्चात आता है वर्षा ऋतु, जो श्रावण और भाद्रपद, 13 जुलाई और अगस्त के अंतर्गत आता है। और शरद ऋतु जो है आश्विन, कार्तिक या सितंबर, अक्टूबर तक आता है। उसके बाद हेमंत ऋतु जो है माघ, शीश, पौष, पूष तक आता है, जो कि नवंबर दिसंबर के मध्य माना गया है। और शिशिर ऋतु जो है माघ, फागुन या जनवरी, फरवरी के अंतर्गत आता है। तो ये 6 ऋतु जो है उत्तर भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विषुवत वृत्त के ऊपर सूर्य किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। अंततः विषुवतीय प्रदेशों में तापमान सारे वर्ष एक सामान्य ही रहता है और इस कारण विषुवतीय प्रदेशों में कोई ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में समुद्र का प्रभाव ऋतुओं की विभिन्नता को कम कर देती है। ध्रुवीय प्रदेशों में केवल 2 ऋतु होती है, लंबी शीत ऋतु और छोटी शीत ऋतु, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी शरद ऋतु हो गया और जो है ग्रीष्म ऋतु हो गया।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जलवायु। देखिए, जलवायु किसी भी प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसी पर जो है पूरे कार्य प्रणाली आश्रित होती है। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में वर्षा की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसम दशाओं को उच्च क्षेत्रीय जलवायु कहते हैं। तो आप जलवायु समझ गए होंगे। किसी विस्तृत क्षेत्र में वर्षा की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसम दशाओं को उच्च क्षेत्रीय जलवायु कहते हैं। औसत मौसम दशाओं की जानकारी एक बड़े क्षेत्र के अनेक वर्षा लगभग 35 वर्ष के एकत्र किए गए आंकड़ों की गणना के आधार पर की जा सकती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है, केरल उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु है और ग्रीनलैंड की शीत मरुस्थलीय जलवायु है और मध्य एशिया की जलवायु शीतोष्ण महाद्वीपीय है। किसी प्रदेश की जलवायु अपेक्षाकृत स्थायी ही होती है। यदि हम पॉइंट की बात करें तो कहते हैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि पूरा सारांश के रूप में हो सकता है। किसी स्थान के तापमान, वायु दाब, पवन और आर्द्रता, वर्षण, धूप और मेघाच्छंद आदि के संदर्भ में थोड़े समय की वायुमंडलीय दशा को उस स्थान का मौसम कहलाता है। वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम दशाएं लगभग सामान्य होती है और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है, को ही ऋतु कहा जाता है। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं जो अपेक्षाकृत स्थायी होती है को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जलवायु समझ गए होंगे किसे कहते हैं। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। अब जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौसम और जलवायु के अंतर को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यानी मौसम और जलवायु के अंतर को जो है निम्नलिखित तरीके से आप समझ सकते हो। तो पहला जो है मौसम, दूसरा है जलवायु। हमारे समक्ष मौसम और जलवायु है। देखिए, मौसम में किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि प्राय एक दिन या एक सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। यानी मौसम में किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि यानी छोटी अवधि एक दिन या एक सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के अंतर्गत जो होती है, जलवायु में बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधी दशाओं को औसत का अध्ययन किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें तो मौसम वायुमंडलीय तत्व जैसे तापमान अथवा आर्द्रता में किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। यानी मौसम वायुमंडलीय तत्व जैसे तापमान अथवा आर्द्रता में किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। अगर जलवायु की बात करें यहाँ पर तो जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव को देन है। यानी जलवायु जो है वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह साफ करता है कि मौसम अक्सर बदलता रहता है। तो मौसम तो जो है अक्सर बदलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो कहते हैं ये लगभग अस्थायी होता है। जलवायु जो होती है अस्थायी होता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जा सकता है। यानी इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर जलवायु को प्रभाव को किसी महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है दोनों। आखिरी पॉइंट की बात करें तो किसी स्थान पर वर्षा में विभिन्न प्रकार के मौसम का अनुभव किया जा सकता है। यानी किसी स्थान पर वर्षा में विभिन्न प्रकार के मौसम का अनुभव किया जा सकता है, जबकि जलवायु में किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु हो सकती है। किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था जिसके बारे में हमने जाना, समझा और इसके डिफरेंस को भी भली भांति जानने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से था। आपको जो इसका डिफरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको नोट डाउन करना चाहिए और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, तभी जो है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। हमारा जो अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं और जलवायु प्रभावित होगी इस साधारण सी बात है। तो जलवायु बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी प्रदेश के लिए। अगर देखा जाए तो संसार के विभिन्न प्रदेशों में तापमान, आर्द्रता और वर्षण में अंतर पाया जाता है। यानी संसार के विभिन्न प्रदेशों में तापमान, आर्द्रता और वर्षण में काफ़ी अंतर पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भली भांति ये बात जानते हो
कि ये अंतर विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों के रहन सहन और तौर तरीकों को भी काफ़ी प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि जैसा जलवायु होता है, लोग उसी तरह का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, उनका रहन सहन भी वैसा ही होता है, खान पान भी वैसा ही होता है। तो जैसा जलवायु होगी वैसा ही खान पीन भी उनको जो है रास आती है। विभिन्न जलवायु दशाओं को समझने से पूर्व हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन सभी कारकों को जानें जो किसी स्थान प्रदेश को जलवायु काफ़ी प्रभावित करती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा कि हम उन सारे कारकों को जानना यहाँ पर हम जानेंगे जो जलवायु को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कारक कौन है। देखिए हमारे समक्ष जो पहला कारक आता है वो है अक्षांश अथवा विषुवर्तीय ध्रुव से दूरी, यानी अक्षांश अथवा विषुवर्तीय वृत्त से दूरी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषुववृत्त वृत्त के निकटवर्तीय स्थान दूरस्थ स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। विषुववर्त वृत्त की निकटवर्तीय स्थान दूरस्थ स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं और इसका प्रमुख कारण विषुववर्त वृत्त पर सूर्य किरणें हमेशा लगभग लंबवत पड़ती है। यानी देखा जाए तो इसका प्रमुख कारण जो है विषुववर्त वृत्त पर सूर्य किरणें हमेशा लगभग लंबवत पड़ती है। शीतोष्ण और ध्रुवीय कटबंधियों से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यानी शीतोष्ण और ध्रुवीय कटबंधियों में जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र में लंबवत किरणों की तिरछी किरणें की अपेक्षा अधिक सकेंद्रिक होती है। यानी तिरछे किरणें की अपेक्षा अधिक सकेंद्रिक होती है और इसके अतिरिक्त तिरछे किरणें की अपेक्षा लंबवत किरणों की धरातल पर जो है पहुंचने में वायुमंडल की कम दूरी तय करनी पड़ती है। और यही कारण है कि निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की अपेक्षा तापमान उच्च रहता है। यानी यही कारण है कि निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की अपेक्षा तापमान ऊंचा रहता है। विषुववर्त वृत्त के निकट होने के कारण मलेशिया में इंग्लैंड विषुववर्त वृत्त के दूर की अपेक्षा अधिक गर्म पड़ती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पहले पॉइंट के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समुद्र तल की ऊंचाई। समुद्र तल की ऊंचाई भी कारक ऐसा है जो जलवायु काफ़ी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो समुद्र के तल से ऊंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। हम सब जानते हैं कि पर्वत पर मैदान की अपेक्षा अधिक ठंडा रहती है। ये जनरल सी बात है कि आप जैसे इतनी ऊंचाई पर जाते जाओगे वहाँ पर आपको ठंड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ही जलंधर की अपेक्षा अधिक ठंडा है। यद्यपि दोनों नगर एक ही अक्षांश पर स्थित है। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है और प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर औसतन 1 सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर औसतन 1 सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। और इस प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान निरंतर कम होता ही रहता है। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान निरंतर कम होता ही रहता है। अगला पॉइंट जो हमारे लिए समक्ष है महाद्वीपीय अथवा समुद्र से दूरी। कहते हैं जल बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है और समुद्र तट के निकटवर्ती स्थानों की जलवायु सम होती है। समुद्र के इस समकारी प्रभाव के कारण तट के निकट के स्थानों का ताप परिसर कम और आर्द्रता अधिक होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग समुद्र के इस समकारी प्रभाव से वंचित रहते हैं। अंततः वहाँ ताप परिसर अधिक और आर्द्रता कम होती है। उदाहरणार्थ मुंबई नागपुर दोनों नगर जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु समुद्र के प्रभाव के कारण मुंबई में नागपुर की अपेक्षा नीचे तापमान रहते हैं और अधिक वर्षा भी होती है। तो आप समझ गए कि एक अक्षांश में होने के कारण समुद्री दशाओं के कारण इनके तापमान में काफ़ी भिन्नता देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रचलित पवनों का स्वरूप। प्रचलित पवनों का स्वरूप समुद्र की ओर से आने वाले पवनें अभितट पवनें नमी से युक्त होती है। समुद्र की ओर से आने वाली पवनें अभितट पवनें नमी से काफ़ी युक्त होती है और वे अपने मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में वर्षा करती है। यानी अपने मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में
वर्षा करती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों से समुद्र की ओर आने वाली पवनें अब तट पवनें या शुष्क होती है और वह वशीकरण से सहायक भी होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें समुद्र से ही आती है, यानी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें समुद्र से ही आती है। अंततः वह देश के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा करती है, यानी वह देश के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा करती है। इसके विपरीत शीतकालीन मानसून पवनें स्थल भाग से आने के कारण सामान्यतः शुष्क होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, मेघाच्छादन। मेघाच्छादन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघ विभिन्न मरुस्थलीय भागों में दिन के समय वायु के अधिकतम यानी अत्यधिक गर्म होने के कारण छाया में भी उच्च तापमान पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो मरुस्थल भागों में दिन के समय भी वायु के अत्यधिक गर्म होने के कारण छाया में भी उच्च तापमान पाया जाता है और रात के समय यह गर्मी धरातल द्वारा शीघ्र विकृत हो जाती है। अंततः मरुस्थल में दैनिक तापमान परिसर अधिक होती है और इसके विपरीत बादलों से घिरे आकाश और भारी वर्षा के कारण त्रिपुरम में ताप जो है परिसर बहुत ही कम होता है। तो इतना डिफरेंस भारत में ही देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। समुद्री जल में तापमान और घनत्व की समानताएं बनाए रखने में समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान को सदैव गतिमान रहता है। यानी समुद्री जल में तापमान और घनत्व की समानता बनाए रखने में समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिमान रहता है। समुद्री धरातल जल की गतियां है जो उच्च तापमान से निम्न तापमान तथा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर एक निश्चित दिशा में बहती है। यानी तापमान निम्न तापमान से जो है निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर निश्चित दिशा में बहती है। गर्म धाराएं तटवर्ती भागों के तापमान को बढ़ाकर कभी कभी वर्षा में सहायक भी करती है। यानी गर्म धाराएं तटवर्ती भागों के तापमान को बढ़ाकर कभी कभी वर्षा में सहायक भी करती है, जबकि ठंडी समुद्री धाराएं तटवर्ती भागों का तापमान कम करती है। यानी ठंडी समुद्री धाराएं तटवर्ती भागों को तापमान को कम कर देती है और कोहरा उत्पन्न करती है। उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में वर्जन नामक बंदरगाह जो है गर्म उत्तरी अंश महासागरीय प्रभाव के कारण जाड़े में बर्फ के जमने से बचा रहता है, जबकि कनाडा का क्यूल बंदरगाह जाड़े में ठंडी डोल धारा के प्रभाव में आकर जो है बर्फ में जम जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कनाडा का क्यूबल बंदरगाह जाड़े में के महीने में ठंडा और बेंगलोर धारा के प्रभाव में आकर बर्फ से जम जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। यद्यपि क्यूबेक बंदरगाह अपेक्षाकृत निम्न अक्षांशों में स्थित है। समुद्र की ओर से आने वाली पवन गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरने वाले गर्म हो जाती है और आंतरिक भागों के तापमान को ऊंचा कर देती है, और इसी प्रकार जो है ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवनें ठंडी होकर आंतरिक भागों में तापमान को कम करके कोहरा और धुंध उत्पन्न करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। अगला पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्वतमालाओं की स्थिति। देखिए, पर्वतमालाओं की स्थिति क्या होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि पर्वतमालाओं की स्थिति कैसी होती है। पर्वतमालाएं हवाओं के रास्ते में प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है। अगर पर्वतमालाओं की बात करें तो हवाओं के रास्ते में प्राकृतिक अवरोध का काम करती है, इसलिए जो है दूसरे देशों से आने वाली ठंडी या गर्म हवाएं हमारे देश पे प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि पर्वतमालाएं उसके जो है एक प्राकृतिक रुकावट के रूप में उपस्थित है। समुद्र के और से आने वाली पवनें गर्म मार्ग में पर्वतों को आने पर ऊपर चढ़ने की बाध्य भी कर देती है। यानी देखा जाए तो समुद्र की ओर से आने वाली पवनें मार्ग में पर्वतों के आने पर ऊपर चढ़ने को बाध्य कर देती है, और ऊपर चढ़ने पर तापमान गिर जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि तापमान जितना ऊपर ऊंचाई पे जाइएगा तापमान उतना कम होता चला जाता है, और पर्वत मुख्य ढलानों पर जो है भारी वर्षा करती है। फिर वह पर्वतों की दूसरी दिशा में नीचे उतरती है, जिसे हम पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है। यानी जिसे हम पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है। पवनाभिमुख ढाल
वर्षा रहित होती है तथा जो है विश्व छाया प्रदेश कहा जाता है। महान हिमालय वाष्पयुक्त मानसूनी पवनों को जो है तिब्बत जाने में रुकावट पैदा करती है और उत्तर की ओर आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है। इसी कारण से भारत के उत्तरी मैदान में भारी वर्षा होती है, जबकि तिब्बत एक अस्थायी विशिष्ट छाया प्रदेश बना हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष भूमि का ढाल एवं अभिमुखता। भूमि का ढाल एवं अभिमुखता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भूमि का ढाल एवं अभिमुखता, देखिए, भूमि के मध्य ढाल पर सूर्य किरणें का जो है संकेतन तंत्र होने के कारण ऊपर की वायु का तापमान बढ़ जाता है और तीव्र ढाल पर किरणों के फैलने के कारण तापमान कम हो जाता है और इसके साथ ही सूर्य के अभिमुख पड़ने वाली पर्वतीय ढाल जो अभिमुख ढाल वाले क्षेत्र से अपेक्षित गर्म होते हैं। हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण ढाल उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि भूमि के मध्य ढाल पर सूर्य किरणें का संकेंद्रण होने के कारण ऊपर की ओर वायु का तापमान बढ़ जाता है और तीव्र ढाल के किरणों को फैलने के कारण तापमान कम हो जाता है और इसी के साथ ही सूर्य के प्रमुख पड़ने वाले पर्वतीय ढाल विमुख ढाल वाले क्षेत्र से अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण ढाल उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मिट्टी की प्राकृतिक और वनस्पति आवरण। देखिए, मिट्टी की प्राकृतिक कैसी है और वनस्पति आवरण कैसा होना चाहिए। कहते हैं मिट्टी का गठन, संरचना एवं संगठन उसकी प्रकृति को बताते हैं। यानी मिट्टी के गठन, संरचना एवं संगठन उसकी प्रकृति को बताते हैं और ये गुण अलग अलग मिट्टियों में बदलते रहते हैं। यानी ये गुण जो है अलग अलग मिट्टियों में बदलते रहते हैं। पथरीली या रेतीली मिट्टी गर्मियों की सुचालक होती है। पथरीली या रेतीली मिट्टी जो है गर्मी के सुचालक होती है, जबकि काली चिकनी मिट्टी गर्मी के जो है जल्दी सोख लेती है। यानी काली मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी गर्मी को बहुत जल्दी सोख लेती है। वनस्पति विहीन मिट्टियों से विकिरण तेजी से होता है। यानी वनस्पति विहीन, ये तो जनरल सी बात है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पर विकिरण जो है बहुत काफ़ी तेजी से जो है मिट्टी को सोखेगा। अंततः मरुस्थल दिन में गर्म और रात में ठंडे होते हैं। वन विहीन क्षेत्रों की तुलना में वनों से ढके क्षेत्रों में तापमान परिसर काफ़ी कम होता है। इन प्रमुख कारकों को सम्मिलित प्रभाव के कारण उच्च प्रदेश की पश्चिमी तटीय जो है भूमि या पूर्वी तटीय भूमि की अपेक्षा शीत ऋतु में काफ़ी गर्म रहती है। उत्पोषण कटिबंधों के निकट निम्न अक्षांशों की पूर्वी तटीय भूमि या पश्चिमी तटीय भूमियों की अपेक्षा काफ़ी ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहती है। महाद्वीपों के सीमांतों पर सामान्यतः अनुसमुद्रीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो है ये है कि किसी स्थान या क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म है, आपको इसको लिख लेना चाहिए। किसी स्थान या क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अक्षांश या विषुवत वृत्त से दूरी, समुद्र तट की ऊंचाई, महाद्वीपीय या समुद्री से दूरी, प्रचलित पवनों का स्वरूप, मेघाच्छादन समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि का ढाल एवं प्रमुखता, मिट्टी की प्राकृतिक और वनस्पति की आवरण। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, जो जरूरी था एग्जाम व्यू से। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जलवायु का वर्गीकरण। देखिए, जलवायु का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि जलवायु का हम किस प्रकार जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ टॉपिक ही है जलवायु का वर्गीकरण। कहते हैं मौसम के प्रमुख तत्व को विभिन्न प्रभाव अथवा पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्वरूपों के कारण संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इससे तो आप भली भांति परिचित ही हो कि संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाना स्वाभाविक बात है। अंततः जलवायु के प्रकारों की संख्या बहुत ही अधिक है। जलवायु के प्रकारों की संख्या बहुत ही अधिक है। संसार के इन विभिन्न जलवायु प्रकारों के आसानी से समझने के लिए उन्हें कुछ प्रमुख जलवायु समूह में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक जलवायु समूह में कुछ प्रमुख सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर
कि संसार के इन विविध जलवायु प्रकारों को आसानी से समझने के लिए उन्हें कुछ प्रमुख जलवायु समूह में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक जलवायु समूह में कुछ प्रमुख सामान्य विशेषता भी पाई जाती है। यद्यपि वैज्ञानिक द्वारा संसार के प्रमुख जलवायु प्रकार के उचित अध्ययन के लिए उनके वर्गीकरण के कई प्रयास भी किए गए हैं। यानी वैज्ञानिक द्वारा संसार के प्रमुख जलवायु के प्रकारों को उचित अध्ययन के लिए उनके वर्गीकरण के कई प्रयास भी किए गए हैं, क्योंकि जलवायु मौसम के विभिन्न दशाओं के को सम्मिलित और सामान्यतः रूप होती है। अंततः कोई भी वर्गीकरण आदर्श नहीं माना जा सकता, यानी कोई भी वर्गीकरण आदर्श नहीं माना जाता है। फिर भी यूनानियों ने तापमान और सूर्यताप के वितरण के आधार पर संसार की जलवायु को वर्गीकरण करने का प्रथम प्रयास अवश्य किया था, क्योंकि यूनानियों ने तापमान और सूर्यताप के विकिरणों के आधार पर संसार की जलवायु को वर्गीकरण करने का प्रयास काफ़ी न्याय उचित था। और उन्होंने संसार के 5 अक्षांशीय ताप कटबंधियों में बांटा और इस ताप कटबंधियों की सीमाओं का निर्धारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से बनने वाले कोण के आधार पर किया जा सकता है। और 5 यहाँ पर कटबंधी निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन से 5 क्षेत्र पाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तट कटबंधी के अंतर्गत एक आपको यहाँ पर भूगोल का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको 5 जोन में बांटा गया है, यानी उत्तरी शीत कटबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटबंध, उष्ण कटबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटबंध, अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिण शीत कटबंध, यानी 5 भागों में इस ग्लोब को विभाजित किया गया है। और इसकी मकर रेखा और कर्क रेखा की पोजीशन आप देख सकते हो कि 23/1/2 है और 23/1/2 दूसरी है। और इसकी उत्तरी शीत कटबंधीय में 66/1/2 है और नीचे के क्षेत्र में 66/2 है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके 90 डिग्री के एंगल के साथ बनती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी कारण जलवायु की विभिन्न दशाएँ पाई जाती है। हमारा जो पहला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताप कटिबंध। ताप कटिबंध क्या है? इसके अंतर्गत पहला पॉइंट यही आता है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी ताप कटिबंध में उष्ण कटिबंध सबसे अधिक विस्तृत है। अगर देखा जाए ताप कटिबंध में उष्ण कटिबंध सबसे अधिक विस्तृत है और यह पृथ्वी की सतह के लगभग आधे भागों को घेरे हुए हैं। यह पृथ्वी सतह के लगभग आधे भाग को घेरे हुए हैं। उष्ण कटिबंधीय कर्क वृत्त यानी 23.1/2 उत्तर और मकर वृत्त 23.2 दक्षिण के मध्य स्थित है। जैसे कि हमने मानचित्र में भी देखा था इस बात को। और इस ताप कटिबंध में वर्षा भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य की किरणें सीधे लंबवत पड़ती है। उष्ण कटिबंधीय के विस्तृत कालों में अर्थात 21 मार्च और 23 दिसंबर की तिथियों के मध्य कालीन सूर्य विषुवत वृत्त पर ठीक सिर के ऊपर ही होता है और सूर्य 21 जून को कर्क वृत्त पर और 22 दिसंबर को मकर वृत्त पर भी लंबवत होता है। विषुवत वृत्त पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर ही रहता है, अर्थात 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन। दिन या रात की अवधि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर बढ़ती जाती है और यह कर्क या मकर वृत्त पर बढ़कर अधिकतम 13 घंटे 47 मिनट तक हो सकती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है कि ये अगर देखा जाए तो कर्क या मकर वृत्त पर बढ़कर 13 घंटे 47 मिनट तक हो जाती है और विषुवत वृत्त ताप परिसर सबसे कम होता है और अन्य वृत्त कर्क और मकर वृत्त की ओर बढ़ता ही चला जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंधी दोनों और स्थित है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क वृत्त 23.1/2 उत्तर से अंटार्कटिका वृत्त या उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.1/2 उत्तर के बीच स्थित है। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति मकर वृत्त पर 23.1/2 दक्षिण की ओर और अंटार्कटिका वृत्त या दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर 66.1/2 दक्षिण के बीच स्थित है, जैसे कि हम चित्र में भी भली भांति अध्ययन किए थे। और इस कटिबंध में सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर
कभी नहीं होता है। यानी ठीक कहते हैं सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर कभी नहीं होता है। और यहाँ शीत ऋतु में रात की अवधि दिन की अवधि से लंबी होती है। यानी शीत ऋतु में रात की अवधि दिन की अवधि से लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु में इसकी विपरीत होता है। ध्रुवीय वृत्त की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता चला जाता है। और ध्रुवीय वृत्त पर जो है ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि जो है सूर्य के प्रकाश की अवधि 24 घंटे होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है शीत कटिबंध। देखिए शीत कटिबंध क्या है। शीतोष्ण कटिबंधियों के समान ही शीत कटिबंध भी दोनों गोलार्धों में है। उत्तरी शीत कटिबंध उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी 66 उत्तर और जो है ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर के बीच स्थित है। दक्षिण शीत कटिबंधीय जो है दक्षिण ध्रुव वृत्त 66 दक्षिण ध्रुव यानी 90 दक्षिण ध्रुव तक है। और शीत कटिबंधियों में सूर्य किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है और उनका जो है आयतन कोण बहुत छोटा होता है। और ध्रुव पर शीतम ऋतु में जो है 6 माह का दिन जो सूर्य के प्रकाश की अवधि होता है और शीत ऋतु में जो है यहाँ 6 माह की रात होती है। और यह कटिबंध संसार का सबसे ठंडा प्रदेश होता है और यह धरातल पर सदैव ही हिम की मोटी परत जो है जमी रहती है। यदि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि सूर्य ताप एवं तापमान के वितरण के आधार पर पृथ्वी की 5 तप कटिबंधियों में बांटा गया है। और 5 तट कटिबंधियों का नाम है उष्ण कटिबंधीय, उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय, उत्तरी शीत कटिबंधीय और दक्षिण शीत कटिबंधीय। तो ये काफ़ी 5 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से भी, तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जलवायु के प्रकार। कहते हैं ताप कटिबंधियों की संकलन सैद्धांतिक है यानी साइंटिफिक है और यह पृथ्वी तप पर जो सूर्य के वितरण मात्र का ही वर्णन करती है। यह आप पहले ही जान चुके हैं कि सूर्य किरणें के जो है आयतन कोण की अतिरिक्त और भी कई कारक किसी स्थान की जलवायु को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। तापमान और वर्षा के संयुक्त प्रभाव और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक वैज्ञानिक ने जलवायु प्रकारों के कई वर्गीकरण किए हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो उन्हीं को जाता है डब्ल्यू कोपेन को, जो 1846 से लेकर 1940 का जलवायु वर्गीकरण अपने विविध रूपांतरित प्रकारों के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त एवं लोकप्रिय सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो इनका सिद्धांत था काफ़ी महत्वपूर्ण था। कोपन का वर्गीकरण तापमान, वर्षा तथा उसकी ऋतुवर्त विशेषताओं पर आधारित थी। इसमें उन्होंने जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के बीच दृश्य संबंधों को भी जोड़ा था। कोपन ने अपने वर्गीकरण का संसार के 20 जलवायु वर्गों और उनके भी 13 वर्गों में विभाजित भी किया था। और ये जलवायु उपवर्ग इस प्रकार थे। यहाँ पर आपको जलवायु वर्ग दिखाया गया है और दूसरे साइड जो है जलवायु प्रकार। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी सभी ऋतु गर्म। इसके अंतर्गत जलवायु के प्रकार जो होंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, सावन जलवायु, मानसून जलवायु। दूसरा जो होगा हमारे समक्ष शुष्क जलवायु। देखिए शुष्क जलवायु के अंतर्गत जो है मरुस्थलीय जलवायु, स्ट्रॉपी जलवायु पाया जाता है। और तीसरा जो है हमारे समक्ष नम शीतोष्ण जलवायु या मध्य अक्षांशीय नम जलवायु, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है भूमध्य जलवायु और चीन तृप्त जलवायु पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो है ऋतु कम ठंडी वाला भी क्षेत्र आता है, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाए जाते हैं। देखा जाए तो जो हमारा अगला डी है आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसके अंतर्गत जो है टेगा जलवायु पाई जाती है, शीतल पूर्वी तट की जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ई पार्ट है ध्रुवीय जलवायु। यहाँ पर मिसप्रिंट है तो इसको ई समझिएगा। और ये 5 ही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है ध्रुवीय जलवायु के अंतर्गत आता है तुंडा जलवायु, हिमच्छादित प्रदेश की जलवायु। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 5 है और इसके प्रकार जो है 13 है कुल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। कहते हैं कुछ जलवायु प्रकार की प्रमुख विशेषता आगे पाठ में निम्न
अक्षांश और मध्य अक्षांश को उच्च अक्षर में रहने वाले लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। ये टॉपिक इसी के साथ दोस्तों ख़त्म हो जाता है और साथ में चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी था मौसम और जलवायु, ठीक है, एग्जाम व्यू से। और इसको अच्छे से आप समझ लेना, जितना हो सके समझोगे उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई कमेंट करनी है, तो कमेंट भी करने से अनभिज्ञ मत रहना। कुछ अच्छी बातें लिखना है तो अच्छी बातें लिखो, कुछ आपको गलतियां लग रही है तो उसको भी लिखो। कहते हैं जो व्यक्ति अपनी गलतियों को भी सुधारता है वही महान कहलाता है। तो इस बात को मैंने नहीं निर्धारित किया है, मैंने इतना ही जाना है कि आप जितना हो सके खामियों के बताइए, जिससे मैं और आपके लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आपको आने वाला समय में जो है त्रिपाण सेंटर का वीडियो मिल सकेगा। ठीक है, आप कोई सोचते होंगे कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ एक ही क्लास की वीडियो के लिए अग्रसर है, तो आप ये जान के आपको होगा जानना पड़ेगा कि ये जो है 8वीं से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, आप देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।